आई एम रितेश कुमार रवि और आज मैं अपना इंट्रोडक्शन एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं दूंगा। आज मैं अपना इंट्रोडक्शन एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर दूंगा, क्योंकि आज मैं वो सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाला हूं जो आपके सब्जेक्ट के लिए एक सब्जेक्ट है, आपके सिलेबस के लिए एक सब्जेक्ट है, आपके पढ़ाई और एग्ज़ाम के लिए एक सब्जेक्ट है, लेकिन मेरे लिए एक एक्सपीरियंसेस है। तो बिफोर आई स्टार्ट अबाउट माई सेल्फ दैट हु एग्जैक्टली आई एम रितेश कुमार रवि, बट importantly because my first job was as a TCS, as a software developer in TCS, Tata Consultancy Service Limited. It is a multinational company। अगर किसी को ये पता है, अगर आपने BCA और MCA किया होगा तो कई सारे बच्चों के, तो मेरे फ्रेंड्स को तो एक्चुअली ड्रीम था, क्योंकि आजकल TCS ने बहुत अच्छे प्रोसेसिंग स्टार्ट कर दिए, बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स स्टार्ट कर दिए हैं। तो उन्होंने बहुत ही ड्रीम टाइप्स ऑफ जॉब स्टार्ट कर दिया, अलग अलग पैकेजेस एज पर योर क्राइटेरिया। कोई BCA है, कोई MCA है, कोई BTech है, कोई मास्टर्स है, तो अलग अलग स्टेजेस के हिसाब से टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड एज अ मल्टीनेशनल कंपनी, वन ऑफ द बिगेस्ट सेमी गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनी है ना। इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट। माई एक्सपीरियंस एट द TCS इज़ वेरी 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 ग्रेट। इट हैज़ गिवन मी अ कॉन्फिडेंस कि मैं इस दुनिया के सामने खड़े होकर बोल सकूँ कि येस आई एम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो आज जो रितेश कुमार रवि आपने अभी तक असिस्टेंट एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर देखा है, तो मैं आज इस डेजिग्नेशन को थोड़े देर के लिए अवॉइड करता हूं, है ना। इसको हम थोड़े देर के लिए अवॉइड करेंगे। आज जब तक ये सब्जेक्ट चल रहा होगा, मैं एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर आप लोग एज अ रितेश कुमार रवि पढ़ाऊंगा। सॉफ्टवेयर डेवलपर मेरे डेजिग्नेशन में एक्चुअली डेवलपर होता है। अब ये डेवलपर क्या होता है आपको वन बाय वन मैं बताऊंगा। तो इट इज़ माई एक्सपीरियंसेस, दिस सब्जेक्ट इज़ माई एक्सपीरियंस, राइट। तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा और आनंद आएगा कि जब मैं ये सब्जेक्ट्स को पढ़ा रहा हूँ। और मेरे यहाँ पे बहुत सारे फ्रेंड्स रह चुके हैं TCS में, जो आज भी मेरे वन ऑफ द फाइनेस्ट फ्रेंड्स में से एक हैं। तो सॉफ्टवेयर डेवलपर रितेश कुमार रवि, आज आप मुझे इस इंट्रोडक्शन के साथ ज़्यादा याद रखेंगे, है ना। रितेश कुमार रवि, है ना, मेरा ये नाम है। और इसी के साथ मैं आपके सामने आता हूँ विथ इन ऑल द सब्जेक्ट्स, बिकॉज आई एम ए मास्टर्स फ्रॉम MNIT जयपुर। तो ऐसे, और मैंने प्रोफेसरशिप का काम UGC नेट गेट कोचिंग में ऑलरेडी कर दिया है, कुछ इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी पढ़ा चुका हूँ। सो बेस्ड ऑफ दैट इज़ माई डेजिग्नेशन। बट टुडे आई विल प्रेफर डेवलपर, सॉफ्टवेयर डेवलपर रितेश कुमार रवि। तो सबसे पहला चीज़ जो हमारे दिमाग में आता है कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर डेवलपर या व्हाट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अगर मैं पहला वर्ड की बात करूं कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर, राइट, व्हाट इज सॉफ्टवेयर और व्हाट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, राइट, इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये आपके सब्जेक्ट का नाम है। और इस सब्जेक्ट के आधार पे आपको लगता होगा कि ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मतलब मैंने एक सब्जेक्ट अगर पढ़ लिया तो आई विल बी अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, है ना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपने अगर ये सब्जेक्ट पढ़ लिया तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाएंगे। जी नहीं, इट इज़ अ बिट डिफरेंट वे, है ना। ये बहुत ही बिल्कुल डिफरेंट है। अगर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो यू विल हैव टू गो थ्रू ए लॉट ऑफ स्टेजेस, ए लॉट ऑफ स्टडीज। जैसा कि मैं एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा हूँ कि क्योंकि ये एक कंक्लूसिव सब्जेक्ट है। ये क्या है आपका एक कंक्लूसिव सुपरफिशियल सब्जेक्ट है। कंक्लूसिवली, मैं देखिए कंक्लूसिव मतलब आपको कंक्लूड किया हुआ सब्जेक्ट है, और ये क्या है सुपरफिशियली, ऊपर से दिखने वाला सब्जेक्ट है। ये सुपरफिशियली हम काउंट करते हैं, सुपरफिशियल या हाई लेवल, इसको क्या बोलते हैं, हाई लेवल, हाई लेवल सब्जेक्ट है। हाई लेवल सब्जेक्ट का मतलब हम इसके डीप एनालिसिस में नहीं जाते हैं, हम सिर्फ इनके स्टेजेस के बारे में जाते हैं, इनके टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स के बारे में जाते हैं, राइट। तो एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर द वेरी फर्स्ट कॉन्सेप्ट दैट वी कम इन आवर माइंड दैट कि ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता क्या है या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है। देखिए सॉफ्टवेयर ऑलरेडी मैं बहुत बार, मैं अगर पिछले बार भी करूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम में मैंने सॉफ्टवेयर के बारे में बोला था, अ लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स या ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स मेक द सॉफ्टवेयर। क्या होता है अ लिस्ट ऑफ, अगर मैं सॉफ्टवेयर की बात करूं, मैं फिर से स्टार्ट करूं क्योंकि इसका नाम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। तो मैं सॉफ्टवेयर, व्हाट इज सॉफ्टवेयर, तो जब मैं सॉफ्टवेयर का बात कर रहा हूं, तो अगर आपको याद हो मैं ऑपरेटिंग सिस्टम को भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर बोला था, और मेरा जो एक्चुअल डेजिग्नेशन था वो सिस्टम इंजीनियर का था, विच इज एज अ डेवलपर। तो मैं ये चीज़ें समझाने का प्रयास करता हूँ कि भैया सॉफ्टवेयर क्या होता है।
सॉफ्टवेयर आपका कुछ नहीं होता, सॉफ्टवेयर अ कलेक्शंस ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं, ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होता है, इसमें कई सारे प्रोग्राम्स को मिला करके एक कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं, राइट। अब कुछ लोग इसके साथ जोड़ देते हैं डेटाबेस। मैं डेटाबेस को भी एज अ प्रोग्राम ही मानता हूँ, क्योंकि स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज जो है एक प्रोग्रामिंग स्किल ही होता है। तो विथ डेटाबेस, कुछ लोग इसको विथ डेटाबेस बोल देते, तो ठीक है, विथ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, विथ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, विथ डेटाबेस, मैं इसको विथ डेटाबेस बोल देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपको बोलना है। और कुछ लोग बोलते हैं सर व्हाट इज प्रोग्राम, तो प्रोग्राम जो होता है वो ए लिस्ट ऑफ कमांड्स होता है, ए लिस्ट ऑफ कमांड्स होता है, ए लिस्ट ऑफ कमांड्स। अब ये कमांड्स क्या होते हैं, ये कमांड्स जो होते हैं, जितने भी मैंने सिस्टम कॉल्स पढ़ाए हैं, जितने भी मैंने इंस्ट्रक्शंस पढ़ाए हैं, जितने भी अपने 8085 में जो प्रिंटफ स्कैनअप बोलते हैं कि भाई प्रिंट कराओ स्कैनअप, जितने भी कंट्रोलिंग यूनिट्स वर्ड्स वाले वर्ड होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कमांड्स। कंट्रोलिंग इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं, कंट्रोल यूनिट में जो भी चीज़ें फेच की जाती है, दैट इज़ एक्चुअली अ कमांड। तो सॉफ्टवेयर इन जनरल क्या है, अ कलेक्शंस ऑफ प्रोग्राम्स है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपको एज ए मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर ट्रीट कर रहा हूं और आपके लैब में जो 12 प्रोग्राम्स दिए हुए हैं उसको एक पर्टिकुलर साइट पे एक जगह पर मैं रखने के लिए बोल रहा हूं। तो ये जो प्रोसेस है, इट इज़ अ काइंड ऑफ नॉट एग्जैक्टली द सॉफ्टवेयर, इट इज़ अ काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर कि सेम 3 के सारे प्रोग्राम्स को आपने किसी तरह से कनेक्ट कर दिया है, किसी तरह से इसे एक जगह रख दिया है। इट इज़ अ काइंड ऑफ ए सॉफ्टवेयर, काइंड ऑफ ए सॉफ्टवेयर। बोलोगे सर ये बात मुझे समझ में नहीं है, जबकि मैं एज ए सॉफ्टवेयर जानता हूँ, मैं सॉफ्टवेयर जानता हूँ कि आपने ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर बोला है, मैं सॉफ्टवेयर जानता हूँ जैसे आपने गूगल क्रोम का कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बताया है, क्योंकि मैंने इसे 2 पार्ट में बांटा था। मैंने इसे कितने पार्ट में बांटा था, 2 पार्ट में बांटा था। कौन कौन सा सॉफ्टवेयर, एक तो मैंने बोला था सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा क्या बोला था, सिस्टम सॉफ्टवेयर, और दूसरा क्या बोला था मैंने, सॉफ्टवेयर, और दूसरा क्या बोला था, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कौन सा सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन भी बोलते हैं कुछ लोग, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। इसके टंग ऑफ लैंग्वेज पे नहीं जाएंगे। तो अभी जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो कलेक्शंस ऑफ प्रोग्राम्स ही होते हैं। ये स्पेसिफिक टास्क के लिए होता है। ये किसके लिए होता है, स्पेसिफिक टास्क। मतलब आपको जैसे यूट्यूब का कोई भी एप्लीकेशन बनाना है, फेसबुक का कोई भी एक एप्लीकेशन बनाना है, मल्टीमीडिया रिलेटेड कोई भी एप्लीकेशन बनाना है, तो वो एक तरह का एप्लीकेशन हुआ। जबकि ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ पैकेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर, पैकेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर मतलब एक कंप्लीट टास्क को रिप्रेजेंट करता है। ये क्या करता है, कॉम्प्रिहेंसिव, एक कंप्लीट टास्क को रिप्रेजेंट करता है, कंप्लीट टास्क, कंप्लीट पैकेज को रिप्रेजेंट करता है। और ये क्या करता है, ये स्पेसिफिक टास्क, स्पेसिफिक वर्क को रिप्रेजेंट करता है। ये स्पेसिफिक, जैसे आपको टिकट बनाना है तो आपने IRCTC का एक एप्लीकेशन या ऐप डेवलप कर लिया है ना, स्पेसिफिक टास्क को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, चूँकि अगर मैंने जैसे आपको थोड़ा सा और डीप में लेके जाऊँ तो इस सॉफ्टवेयर का मैं, मेरे डेजिग्नेशन अगर आप मेरे एक्सपीरियंस लेटर में देखेंगे तो इन्होंने मुझे एज अ सिस्टम इंजीनियर बोला है। क्यों बोला है, और UPSC असिस्टेंट डायरेक्टर में इस पर स्पेसिफिकली इन्होंने नोटिफाई भी किया था, राइट, कि भाई मुझे जो चाहिए, इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो मुझे जो डेजिग्नेशन या फिर इन जनरल जो डेजिग्नेशन दिए जाते हैं इन TCS, दैट इज़ अगर आपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कुछ काम किया है तो इट इज़ कॉल्ड एज अ सिस्टम इंजीनियर, सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपर। वाई सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपर, क्योंकि मेरा जो सिस्टम था वो पूरा का पूरा एक टेलीकॉम, अगर आप अपने इसको इन जनरल वर्ड में बोले तो ये 4G नेटवर्क जो आज आप यूज़ कर रहे हैं, इसी को हम LTE, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशंस, है ना, LTE के ऊपर मैंने वर्क किया था, जिस प्रोजेक्ट का नाम था CSFB, सर्किट स्विच्ड फॉल बैक। ये कैनेडियन क्लाइंट थे हमारे, मतलब कनाडा के क्लाइंट थे, और इन्होंने उस समय में ही 4G डेवलप, आज से 2013 के टाइम में बात कर रहा हूँ, कब बता रहा हूँ, 2012 और 13 के टाइम का मैं बात बता रहा हूँ। उस समय इन्होंने 4G डेवलपमेंट हमारे TCS के थ्रू करवा करके रख लिया था। मैं उसमें मुंबई में था, तो इसलिए इस सिस्टम सॉफ्टवेयर के डेवलपर को हम क्या बोलते हैं, सिस्टम इंजीनियर बोलते हैं, सिस्टम इंजीनियर। मेरा अगर आप डेजिग्नेशन देखेंगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा सिस्टम इंजीनियर एज माई डेजिग्नेशंस, एज माई
डेजिग्नेशन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आपको ये समझ में आ गया हो कि सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, जो सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए जो इंजीनियर होते हैं उसको क्या क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर। क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर। चूंकि मैंने सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये एक बहुत बड़ा पैकेजेस था और लगभग इसके 11 या 12 GB के तो सिर्फ कोड थे, मतलब आपके 5-10 मूवी के बराबर उसका कोडिंग मॉड्यूल था। मतलब एक जगह से आपके मोबाइल की मैसेजिंग से लेकर के, आपके कॉलिंग से लेकर के, आपके कॉल फॉरवर्डिंग या जितने भी सर्विसेज होते हैं, उन सभी सर्विसेज के कोड्स वहाँ अवेलेबल थे और उनके कोडिंग्स में ही हम कोई चीज़ ऐड और एक्सपैंड कर रहे थे। तो लॉन्ग टर्म इस इवोल्यूशंस, ये हमारा एक अलग कॉन्सेप्ट ही है, हम उसके डीप में नहीं जाएंगे। ये कंप्लीट पैकेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर था। ये क्या था, देखिए 4G क्या है, एक कंप्लीट पैकेज ऑफ सॉफ्टवेयर है। तो हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जिस पर मैंने काम किया है, दैट वाज कंप्लीटली अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, दैट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड दैट्स व्हाई आई वाज अ सिस्टम इंजीनियर, जिसको आप लोग अपने लेमन लैंग्वेज में जानते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर। क्या जानते हैं, जिसको और हाई लेवल लैंग्वेज में बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर के अंदर जो एक इंजीनियरिंग होती है जिसको क्या बोलते हैं, सिस्टम इंजीनियरिंग। किसे क्या बोलते हैं, सिस्टम इंजीनियरिंग। आप लोग इन जनरल क्या बोलते हो, या आपने देख के मतलब डे टू डे लाइफ की भाषा में, या किसी भी अच्छे पर्टिकुलर पर्सन से, आप इंटेलेक्चुअल पर्सन से बोलेंगे तो वो आपको समझाना, क्योंकि आप सॉफ्टवेयर समझते हो, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है एंड इट इज़ अ वेरी बिग और हाई नेम। अगर आप बैंगलोर चले जाएं, पुणे चले जाएं, या फिर मुंबई में भी बहुत सारे ऐसे लोकेशन है, जैसे हीरानंदानी में मेरा पोस्टिंग हुआ था, तो ऐसे जगहों पे, या बोरीवली में मैंने काम किया हुआ है, तो दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, ये सब क्या है, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के खजान हैं। मतलब वहाँ पे आप जिधर भी नज़र उठा के देखेंगे एक सॉफ्टवेयर डेवलपर मिल जाएगा। तो ये तो हुआ हिस्ट्री कि हु एम आई, हु इज़ रितेश कुमार रवि। तो रितेश कुमार रवि ने 2011 से लेकर के 2016 तक एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर का काम किया था, जिसका डेजिग्नेशन सिस्टम इंजीनियर था। अगर आप मेरे देखेंगे, और सिस्टम इंजीनियर का मतलब क्या है कि कंप्लीट पैकेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर था, जिसके ऊपर हम लोगों ने उसको इन्हांस किया था 3G टेक्नोलॉजी, एक्चुअली 3.5G बोले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, से 4G टेक्नोलॉजी के लिए। और मेरा उसमें SMS मॉड्यूल, जो कि एजाइल टाइप एक मॉड्यूल था। तो हम लोग आते हैं डायरेक्टली। होप इट इज़ वेरी मच कॉन्फिडेंट एंड द मोस्ट इम्प्रेसिव पार्ट फ्रॉम योर साइड कि येस आई एम लर्निंग द सब्जेक्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। आप जो पढ़ रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, वो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर से पढ़ रहे हैं। वो किससे पढ़ रहे हैं आप, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर से पढ़ रहे हैं। किससे पढ़ रहे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर, हु इज़ रितेश कुमार रवि। तो ये जो आप लाइफ साइकिल मॉडल पढ़ने वाले हैं ना, क्योंकि ये आपके सिलेबस का नाम था, ये आपके टॉपिक का नाम था, इसलिए मैंने इसको लाइफ साइकिल मॉडल डायरेक्टली लिख दिया, जो कि अंदर में आता है किसके, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के। किसके, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के अंदर। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपके अंदर एक सब्जेक्ट्स है, जिसके अंदर एक टॉपिक आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइफ साइकिल मॉडल। लाइफ साइकिल मॉडल। सर, रितेश सर की एक सबसे खास बात है, इनकी वर्ड्स को पकड़ते हैं। क्यों वर्ड्स को पकड़ते हैं, क्योंकि चाहे आप इंटरव्यू में जाएं या किसी को पढ़ाने के लिए जाएं, अगर वर्ड के कॉन्सेप्चुअल मीनिंग को आप अगर पकड़ लिए हैं, तो आप इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूं कि लाइफ में कभी भी वो कॉन्सेप्ट आपको कभी हिलने नहीं देगा। रैंडम मोमेंट पे, किसी इंस्टेंट मोमेंट पे भी अगर किसी ने आपसे ये चीज़ें पूछ ली, फॉर एन एग्जाम्पल किसी ने भी अगर पूछ ली, तो यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन, यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन। सो अभी सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके या मेरे मन में आ रहा है, ठीक है सर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, राइट, तो मैं अभी तक ये नहीं समझ पाया हूँ कि सॉफ्टवेयर डेवलपर का एक्चुअली काम क्या होता है। देखिए, जब आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर की बात करते हैं या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात, आपको समझना है सिस्टम इंजीनियर क्या होता है, ये क्लियर है क्या। हाँ, सिस्टम इंजीनियर के दो पार्ट्स होते हैं, एक तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर होता है, मतलब सॉफ्टवेयर के दो पार्ट्स होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मैं सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच के डिफरेंस को बताते हुए बता रहा हूँ कि मैं एक सिस्टम इंजीनियर था। क्यों सिस्टम, और कोई जो होंगे वो एप्लीकेशन डेवलपर होंगे। जैसे आप एंड्रॉयड वगैरह पे देखते हैं कि अक्सर जो वहाँ के डेवलपर होते हैं वो अपने पीछे हमेशा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लगाते हैं, एप्लीकेशन डेवलपर लगाते हैं ना। हम बोलते इन जनरल लेमन लैंग्वेजेस में क्या है, सॉफ्टवेयर डेवलपर, हम बोलते क्या है, सॉफ्टवेयर डेवलपर। अब चूंकि मैं डीप में जाने के पहले हमेशा चीज़ों को कॉन्सेप्चुलाइज करता हूँ, तो पहले इसके कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपर करता क्या है। एक सॉफ्टवेयर डेवलपर का सबसे पहला काम होता है कि किसी भी एक डे टू डे लाइफ प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए
अपने कंप्यूटर में एक ऐसा सिस्टम बनाएं, एक ऐसा सिस्टम बनाएं। अब सिस्टम का मतलब मैंने कई बार बता दिया, विच टेक्स द इनपुट एंड गिव्स द आउटपुट। जैसे फॉर एग्जांपल आपको रेलवे स्टेशन पे टिकट बनाने के लिए जाना है। प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले आप घर से निकलेंगे, घर से निकल के किसी भी नियरेस्ट जहाँ पर आपका रिजर्वेशन काउंटर अवेलेबल होता है रेलवे स्टेशन पे आएंगे, जहाँ पे टिकट काउंटर कटता है। देखिए आप बिल्कुल, मैं इसी चीज़ों को सॉफ्टवेयर में कैसे डेवलप करूँगा, है ना। किसी भी चीज़ का हम अगर कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं तो साइंस का सिंपली मतलब होता है कि डे टू डे लाइफ के प्रॉब्लम्स को सिस्टमैटिकली एज वेल एज सिक्वेंशली प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया जाए, राइट। तो अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल टिकट काउंटर, टिकटिंग की बात करने के लिए, मतलब टिकट कैसे हम काटते हैं उसके हिसाब से बात करता हूँ। तो सबसे पहले आप घर से बाहर निकलें, नियरेस्ट आप रेलवे स्टेशन पे पहुँचे जहाँ पे टिकट काउंटर था। तो वो आपको एक फॉर्म फिलअप करने के लिए देता है। क्या देता है? एक फॉर्म फिलअप करने के लिए देता है, जिसमें सबसे पहले नेम रहता है, किस डेट को आप ट्रैवल करना चाहते हैं, अगर ट्रेन नंबर आपको पता है तो ट्रेन नंबर लिखिए, वो ट्रेन कहाँ से कहाँ तक जाती है वो लिखिए, आप अपना एड्रेस लिखिए। वो क्या, बार बार आपको अपना एड्रेस ही, कल के डेट में अगर मुझे कुछ आइडेंटिफाई करना हुआ तो आप अपना एड्रेस लिखिए। एड्रेस लिखने के बाद उसमें कौन कौन से पर्सन जो आपके साथ विजिट करेंगे वो लिखिए, लास्ट में सिग्नेचर कीजिए और डेट डालिए। और उसके बाद वो एप्लीकेशन लेने के बाद कुछ चीज़ें सर्च करता है। याद होगा अगर आप कभी काउंटर पे गए हो तो ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन सा दिख रहा होता है, वो माउस से ऐसे इंटर करके बार बार देखता है। एंटर करने के बाद वो एक ऐसे सिचुएशन पे पहुंचता है जो आपके टिकट के हिसाब से, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, सपोज करो कि आप दिल्ली से जयपुर जाने वाले हो। कहाँ जाने वाले हो? दिल्ली से जयपुर। अब दिल्ली से जयपुर जाने के लिए उसके सिस्टम में मतलब उसके कंप्यूटर सिस्टम में कुछ ऐसे एंट्रीज होंगे जो जयपुर से दिल्ली के लिए सारे के सारे ट्रेन अवेलेबल दिखा रहे होंगे। अब उसमें नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं वो उनको दिख रहा होगा। उसके आधार पे वो हमें बोलते हैं कि ये वाला ट्रेन है, इसमें सीट अवेलेबल है, इतने बजे यहाँ से खुलेगी, इतने बजे आपको पहुँचाएगी। क्या आप वो टिकट लेना चाहेंगे? बिल्कुल आप लोग इसको सिमुलेट कर पा रहे हैं, कोरिलेट कर पा रहे हैं कि सर जो बोल रहे हैं ये एक प्रॉब्लम था। अगर आप मेरे एज के हैं, मतलब आप ऑलमोस्ट 30 के आसपास हैं, तो आज भी जब आप टिकट लेने के लिए जाते हैं तो टिकट का प्रोसीजर, अगर आप काउंटर टिकट लेने जाते हैं तो आज भी प्रोसेस यही था। अब सोचिए कि इसमें, ठीक है, आपने लिया वो टिकट, बोला हाँ सर मुझे सुबह में जो डबल डेकर जाती है उस वाले में अगर अवेलेबल है तो वो टिकट मुझे काउंटर से काट करके दे दीजिए। तो वो एक अमाउंट बता देता है, इतने बजे का है। वो टिकट इतना एक लंबा चौड़ा सा एक रेक्टेंगुलर स्पेस में रहता है, उसमें सारी चीज़ें मेंशन रहती है, ट्रेन नंबर, भाया, फिर उसके बाद ये कहाँ से कहाँ तक जाती है, और नीचे में आपका एक कॉलम में जो जितने पर्सन उसके नाम लिखे हुए रहते हैं। और इसके आधार पर आप नेक्स्ट डे उस टाइम शेड्यूल के हिसाब से अपनी चीज़ों को उनको पेमेंट करते हैं और फिर आकर के अपने घर में वेट करते हैं एट द डे ऑफ जब आपको ट्रैवलिंग करना होता है। ये तो हुआ एक आम इंसान की बात की। अगर किसी एक पर्सन को, जैसे मैं एज अ पर्सन, नॉट एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, मुझे टिकट काटनी थी, तो मुझे ये टिकट इस तरह से काटना होगा कि भैया मुझे स्कूटी से निकलना होगा, जो नियरेस्ट स्टेशन मेरा 15, 20, 25, आधा घंटा जो भी जाना होगा। गांव में तो भैया 1-1 घंटे का टाइम लग जाता है, क्योंकि वहाँ पे हमारे रिजर्वेशन काउंटर को एकदम नियर बाय नहीं होता है, राइट। तो ठीक है, मैं एज्यूम करता हूँ कि आप सभी जयपुर में ही हैं और नियरेस्ट चाहे गांधीनगर या जयपुर रेलवे स्टेशन पर आप गए और टिकट कटाने के लिए पहुँचने के बाद जो मैंने स्टेप्स बताया, आपने फॉर्म फिलअप किया, उसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जिसको आपने भरने के बाद टिकट का जो टिकट कटिंग का काम करते हैं वो आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से देख करके आपको टिकट बना करके देते हैं, पैसे लेते हैं और आप वहाँ से फिर अपने घर पे आ जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आपने टिकट काउंटर के लिए, देखिए ये मैं चीज़ें समझा रहा हूँ कि कैसे डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, हाउ द डेवलपमेंट ऑफ ए सॉफ्टवेयर स्टार्ट्स। समझ में आ रहा है क्या कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ, ये जो आपको अभी तो मैंने एज रितेश कुमार रवि बताया कि हु इज़ रितेश कुमार रवि, तो अब मैं जो आपको सॉफ्टवेयर की बनाने की बात कर रहा हूँ, तो मैंने क्या कहा, टिकट बनाने के प्रोसेस के, हाउ टू मेक अ टिकट, है ना, टिकट रिजर्वेशन, है ना, रिजर्वेशन टिकट, है ना, टिकट रिजर्वेशन या रिजर्वेशन के लिए टिकट के रिजर्वेशन, है ना, टिकट रिजर्वेशन। अब इस प्रोसेस के लिए मैंने क्या बोला, आप इस प्रोसेस के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले अपने घर से निकलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये एक बता रहा हूँ, आप सबसे पहले अपने घर से निकलते हैं। कहाँ से निकल रहे हैं? आप अपने घर से निकले
और आपने क्या किया, जो नियरेस्ट ऑफिस था, आप जो नियरेस्ट स्टेशन था उस स्टेशन पे पहुँचे, ठीक है। उस स्टेशन पे आप सपोज़ करो कि पहुँच गए, है ना। ये स्टेशन, आप किसी भी बड़े से स्टेशन पे आप, ये ब्लॉक होगा, इस ब्लॉक में आप सपोज कि यहाँ पे टिकट काउंटर का है तो आप इस ब्लॉक पे पहुँचे। इस ब्लॉक पे आपने वो सारी प्रोसेसिंग की, प्रोसेसिंग करने के बाद फिर से आप अपने घर पे पहुँचे, और जिस दिन भी ट्रेन रहेगी उस दिन आप अपने ट्रेन को ट्रैवल करेंगे, यही होता है। तो हमारे पास जो मेन डेवलपमेंट का काम है वो ये है, क्या करना है एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आपको क्या करना है, ये जो आपके टाइम वेस्ट हो रहे हैं आने जाने के, वो मुझे बेकार बिल्कुल टाइम वेस्ट है वो। अरे मैं घर से निकल रहा हूँ, धूप गर्मी बरसात में जा रहा हूँ, फिर वहाँ काउंटर पे और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। अब टिकट काउंटर पे बोलता है कि नहीं भैया यहाँ पे तो ट्रेन खाली नहीं है, अरे भैया इसमें तो बहुत सारा वेटिंग। अब कितना वेटिंग है उसके हिसाब से मैं देखूंगा कि मैं 10 दिन के बाद जाऊँ तो कितनी वेटिंग मेरी क्लियर हो जाएगी। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हमारे दिमाग में घुमा। तो एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर व्हाट रितेश कुमार अभी हैज थॉट, एज ए पर्सन आई हैव डन ऑल दिस थिंग, ठीक है। जब मैं बीटेक वगैरह सब कर रहा था, जब मैं एक सिंपल स्टूडेंट हुआ करता था तो मैं ये यूज टू था, ये मेरे लिए बिल्कुल, मैं कोटा गया हुआ था तो मुझे खुद से ही घर से निकला, टिकट पहले ही लेकर के आया। फिर उसके बाद आप सभी ने अगर पढ़ा है तो आप इस प्रोसेस को कहीं ना कहीं आज भी फॉलो कर रहे होंगे, है ना। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि इन सब को जब सारा का सारा काम एक टिकट काउंटर पे बैठा हुआ आदमी देख रहा है तो वाई इट विल बी नॉट अवेलेबल फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, ये हर एक इंडिविजुअल के लिए क्यों नहीं अवेलेबल हो सकता है। तो मैंने कहा कि इसको हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में, कहाँ पे, एक कंप्यूटर सिस्टम में ही डेवलप कर लेंगे, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करूँगा, इस कंप्यूटर सिस्टम के अंदर ही कुछ ऐसा डेवलप कर दूंगा, कुछ ऐसा कंप्यूटर सिस्टम के अंदर ही कुछ ऐसा डेवलप करूंगा ताकि मेरा ये टिकट रिजर्वेशन जो है वो मेरा हो जाए, टिकट रिजर्वेशन का काम मेरा हो जाए, टिकट रिजर्वेशन है ना, रिजर्वेशन का काम मेरा हो जाए। समझ में आ रहा है, मतलब ये मेरा डे टू डे लाइफ का मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ क्योंकि ये अपने आप में बहुत ही अच्छा एग्जांपल है और इसी के बेस पे मैं सारे फेजेस पढ़ा दूंगा, हर फेज में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है। क्योंकि मैं हमेशा एक ऐसा एग्जांपल लेता हूँ जो कि आपके पूरे किताब के कॉन्सेप्ट को पकड़ के चल रहा था, उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट को पकड़ के। अगर आपको सिर्फ टिकट रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना तो आप 90% चीज़ें समझिए कि आपको समझ में आ जाएगा, 10% जो इधर उधर की चीज़ें होंगी वो मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो टिकट रिजर्वेशन मैंने कहा कि मैं अपने कंप्यूटर, मुझे ये आने जाने का, जैसे मैं एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर बना, मैंने कहा मैंने ये काम नहीं करने देना है सबको, है ना, मैं सारा का सारा काम मोबाइल में ही करवा के दे दूंगा। तो मैंने बोला कि मैं एक ऐप डेवलप करूंगा जिस ऐप का नाम है IRCTC, इंडियन रेलवे CTC, इंडियन रेलवे के द्वारा डेवलप किया हुआ एक सॉफ्टवेयर है, एक सॉफ्टवेयर, भले ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, हम तो इसको अभी सिंपली मोटा मोटी सॉफ्टवेयर बोलेंगे, राइट। इस सॉफ्टवेयर में हमने क्या किया, मैंने कुछ स्टेप्स लगाए कि भाई मुझे सबसे पहले मैं बैठ के सोचा कि यार ऐसा सॉफ्टवेयर कैसे बनाएंगे। सॉफ्टवेयर तो एक लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, राइट। तो मुझे टिकट रिजर्वेशन के लिए सॉफ्टवेयर बनाना था। मैंने क्या किया, मतलब सॉफ्टवेयर का मतलब क्या हुआ भैया, मैं कंप्यूटर के अंदर इसको टिकट रिजर्वेशन सिस्टम, TRS भी बोलो, रिजर्वेशन सिस्टम, टिकट रिजर्वेशन सिस्टम का। अब सिस्टम का मतलब समझ में आ रहा है, विच टेक सम इनपुट गिव सम आउटपुट, आपसे वो क्या करता है, इनपुट लेता है, आपको कहाँ से कहाँ तक जाना है, आपसे पैसे लेता है एज ए इनपुट और वापस क्या देता है, एज अ टिकट बना कर देता है, जिसके थ्रू आप उस पर्टिकुलर सोर्स डेस्टिनेशन मूव कर सकते हैं। तो उन्होंने जो सबसे पहला चीज़ सोचा होगा, यार आपके पास मैं टिकट बनाने के लिए जा रहा हूँ तो सबसे पहले मुझे एक एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा, एक एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए होगा। कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक एप्लीकेशन फॉर्म बना लेता हूँ। तो जो सबसे पहला थाउट आया कि एप्लीकेशन फॉर्म बनाना है, क्या, जैसे मैं जाते के साथ सबसे पहले क्या करता हूँ, एप्लीकेशन फॉर्म बनाता हूँ। यहाँ से आपको क्या बोलता है, एप्लीकेशन फॉर्म सेटअप कीजिए। बिल्कुल एकदम प्रैक्टिकली मैं समझा रहा हूँ, पहले इसको हम प्रैक्टिकली समझेंगे और फिर थ्योरेटिकली समझेंगे ताकि आप क्वेश्चंस को वहाँ एनालाइज कर सके। तो आपने क्या किया, एक एप्लीकेशन फॉर दी पैसेंजर्स रखेंगे। अब पैसेंजर रखेंगे, ये तो फिजिबल है, ये टिकट सिस्टम में पहले तो ये चीज़ें आई होंगी कि क्या हम इन चीज़ों को बना सकते हैं।
तो बिल्कुल मैंने जैसे बताया कि मैंने चेक किया कि क्या हम इसको अपने कंप्यूटर जो आने जाने में टाइम बर्बाद होता है, इसमें तो इतना पेट्रोल जल जाता है, आधे घंटे हम चला के जाते हैं, 100-150 रुपये वो खर्च है आने का, फिर 150 मतलब 200-300 रुपये तो हमारे आने और समय अलग से बर्बाद होता है। तो क्या क्या इसकी फिजिबिलिटी है कि मैं इसे कंप्यूटर्स के अंदर ही डेवलप कर लूँ? देखिए सोच ऐसे बनती है, कभी भी किसी चीज़ को देखिए सब्जेक्ट ऐसे पढ़िए कि आपको उससे प्यार हो जाए और उसके कॉन्सेप्ट सालों साल आपके अंदर चलता रहे। तो मैंने एक बहुत ही छोटा सा प्रॉब्लम, जो आपके लिए आजकल प्रॉब्लम नहीं है, आप जानते हैं कि मेरे पास IRCTC के बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं, रेडमी बस है, जितने भी साइट्स हैं, गो IBBO है, ये सारे के सारे आपको ट्रेन टिकट के रिजर्वेशंस बना के देते हैं, फ्लाइट के रिजर्वेशंस बना करके देते हैं। लेकिन ये हुआ कैसे होगा? एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर हमें सोचना, और इसी को मैं टेक्निकल वर्ड्स में अलग अलग नाम से बोल दूंगा और जो आपको लाइफ टाइम याद रहेगा, है ना। तो सबसे पहले मैंने चेक किया क्या हम इसको बना सकते हैं। तो हमारे पास पहला प्रश्न क्या है, क्या इसके सॉफ्टवेयर इसका सॉफ्टवेयर डेवलप हम कर सकते हैं या नहीं। तो पहले तो इसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं फिजिबिलिटी स्टडी। क्या है? फिजिबिलिटी स्टडी, फिजिबिलिटी स्टडी, है ना। पहले तो फिजिबिलिटी की स्टडी करते हैं। भाई रेलवे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का टिकट है ना, गवर्नमेंट हो सकता है गवर्नमेंट बोले कि नहीं तुम नहीं बना सकते हो, हमारे डेटाबेस कौन सी ट्रेन किधर से किधर जाएगी, का अगर मेरे टेररिस्ट को या किसी भी देशद्रोही को पता चल गया तो वो बॉम्ब से उड़ा सकता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आ सकती है। नहीं ये इनसिक्योर हो सकता है इट इज़ अगेंस्ट टू द इंटीग्रिटी एंड द सिक्योरिटी ऑफ आवर नेशंस। तो बोलेगा नहीं फिर नहीं बना सकते। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं ऐसा कोई चीज़ है जिससे हमारे जनता जनार्दन को फ़ायदा हो जाता है, उनका समय बच जाता है और हमारी अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है, और मुझे नंबर ऑफ स्टाफ्स एट द टिकट काउंटर कम हो जाता है। कोई पर्सन अगर खुद से टिकट काटना सीख जाए तो हमें क्या होगा, नंबर ऑफ स्टाफ्स एट द टिकट काउंटर कम होंगे, या उस स्टाफ को मैं कहीं और यूज़ कर लूँगा। ये अपने आप में एक थॉट एक्सप्रेशन कि हाँ ऐसे बेनिफिट्स हो सकते हैं। एक बार जब आपने ये देख लिया कि हाँ मैं बना सकता हूँ, तो मेरी नेक्स्ट जो चीज़ होती है, देखो मैं थोड़ा टेक्निकल भी जा रहा हूँ, थोड़ा आप सब्जेक्ट की तरफ भी जा रहा हूँ कि आप समझ में आओगे। जो पहले पढ़ चुके हैं उनको ये चीज़ें समझ में आ रही है। अब क्या चाहिए? रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। भाई क्या क्या चीज़ इसके लिए चाहिए, क्या क्या चीज़ चाहिए? तो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। भाई आपको टिकट बनाना है, टिकट बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए कि फिजिबल है या नहीं है, फिजिबल है या नहीं है। फिजिबल तो है, मान चलिए गवर्नमेंट ने बोला ओके, या मैं आपको सारे ट्रेन के डेटाबेस जो अभी कहीं ना कहीं हमारे कॉपी में लिखा हुआ है, आपको मैं छोटा सा इंसिडेंट भी शेयर करता हुआ चलूँ। दुनिया की जितनी भी चीज़ें कहीं ना कहीं बुक में हुआ करती थी, जो हमारे रियल टाइम में कहीं ना कहीं डेटाबेस में हुआ करती थी, उसी को उठा के हमने सॉफ्टवेयर बनाया। जैसे मैं 2004-06 में जब बीटेक किया था, मैं 10th किया था 2004 में। 10th करने के बाद 2004 से 6 महीने अपने होम टाउन में ही पढ़ाई की थी, क्लास 12th की, फ्रॉम बिहार इटसेल्फ, वन ऑफ द फाइनेस्ट स्कूल इन बिहार, है ना। तो उसके बाद मेरे अंदर एक क्वेश्चन था कि मुझे कोटा जाना है, और फॉर्चुनेटली कोटा जाने के लिए जो मेरे पास कुछ अवेलेबल नहीं था, डायरेक्ट कोटा के लिए कोई ट्रेन हुआ नहीं करती थी, आज भी नहीं है हमारे होम टाउन से, आज भी नहीं है, हमें वाया दिल्ली ही जाना पड़ता है या वाया जयपुर जाना पड़ता है। तो इट वाज अ वेरी ग्रेट थिंग कि मेरे एक अंकल ने ना एक रेलवे का एक छोटा सा किताब आता था, उसमें क्या था, वो ट्रेन कहाँ कहाँ से गुजरती है, कितने कितने बजे गुजरती है, और उससे रिलेटेड देखने के लिए उन्होंने एक तरीका बता दिया था। उससे मैं कोई भी, चूँकि मेरा एक फ्रेंड था, ही वॉज स्टडिंग इन कोटा इटसेल्फ, तो उन्होंने उनसे मिलने के लिए, या वो जाते रहते, तो उन्होंने एक पुस्तिका ही खरीद ली थी, वो रेलवे पुस्तिका करके कुछ नाम था, तो उसमें सारे डेटाबेस अवेलेबल थे। खैर आज उसी चीज़ को हम एज अ कंप्यूटर सिस्टम में यूज़ करते हैं। अगर आप लोग वेयर इज़ माई ट्रेन देखते हैं तो वो उसी पुस्तिका का एक्सटेंडेड वर्जन है। तो सॉफ्टवेयर कुछ बाहर से नहीं आया है, सॉफ्टवेयर हमारे रिक्वायरमेंट को कंप्यूटर के अंदर डाल करके हमारी ज़िंदगी को आसान बनाने का एक तरीका है, और नथिंग एल्स। कोई अगर बोलता है कि सॉफ्टवेयर से कुछ होता है ना, भाई आपके मोबाइल में जो इंस्टाग्राम व्हाट्सअप चल रहा है तो वो 4G मैंने डेवलप करके आपको दिया है, हमारे टीम ने डेवलप किया है, हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपर समुदाय जो कम्युनिटी है जिसके भरोसे आपकी ज़िंदगी इतनी आसान, थैंकफुल टू हिम कि उन्होंने आपकी ज़िंदगी इतनी आसान कर दी है, इतना टाइम सेविंग कर दिया है कि आप बैठ करके अपने टाइम्स को कहीं और डाइवर्ट कर रहे हैं, इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप पता नहीं कहाँ कहाँ कर रहे हैं। तो खैर कमिंग टू द पॉइंट अगेन, तो आप जैसे टिकट रिजर्वेशन बना रहे हैं तो सबसे पहले तो ये कि आप क्या इसको बना पाएंगे, क्या गवर्नमेंट या लोकेलिटी या फिर आपके कई सारे कंडीशंस होते हैं, टेक्निकल होता है, इकोनॉमिकल होता है, फिजिबल होता है, बहुत सारे ऐसे कंडीशंस होते हैं। अगर चलो मान लिया कि वो हो गया, हाँ वो बोल रहे कि आप कर लो,
आप करके दिखा दो तो ठीक है मैं कर लूंगा। तो मुझे नेक्स्ट चीज क्या होगा, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन देखना होगा, भैया मुझे उसके लिए क्या चाहिए। तो सबसे पहले क्या चाहिए, एप्लीकेशन फॉर द पैसेंजर। आपको एक ऐसा पेज बनाना है, एक ऐसा फॉर्म बनाना है जैसा कि आपको हार्ड कॉपी में, जब आप जाते थे तो याद होगा व्हाइट कलर का एक, बिल्कुल ये तो मैंने रेक्टेंगुलर बना दिया है, वो जो था ना बिल्कुल ऐसा था, वो एकदम लंबा ऐसे चौड़ा जैसा होता था, ऊपर में लिखा ऐसे, बिल्कुल ऐसा होता, सबने रिलेट कर लिया होगा, है ना। तो मुझे ऐसा ही कोई पेज पहला बनाओ, पहले क्या बनाओ, ऐसा कोई पेज या फॉर्म बनाओ। इसको क्या बोलते हैं, इसको अपने टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं फॉर्म। क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म या कस्टमर फॉर्म बनाओ, जिसमें सबसे पहले फ्रॉम सोर्स की बात हो। हम बाद में देखेंगे सोर्स और डेस्टिनेशन, है ना। चलिए इसको हम करते हैं, इसको और थोड़ा सा हम डाल देते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, भाई आपको कहाँ से कहाँ तक जाना है, सोर्स की बात बताइए, और किस डेस्टिनेशन तक जाना है ये बताइए। ये बेसिक चीज़ें मैं लिख रहा हूँ। फिर डेस्टिनेशन, सॉरी, किस डेस्टिनेशन तक, कहाँ तक जाना है। जैसे मैंने सोर्स रखा, सपोज करो कि जयपुर, और जयपुर से मुझे कहाँ जाना है, डेस्टिनेशन मैंने रख दिया कहाँ तक, दिल्ली तक। भाई किस डेट को, ये तो सब दिन अवेलेबल है, किस डेट को जाना है, किस डेट को जाना है। मान चलिए कि मैं कल जा रहा हूँ या परसों जा रहा हूँ या जब भी जा रहा हूँ, ठीक है, तो उस डेट को मान दीजिए। जैसे आज क्या डेट मान लीजिए, तो 05, ठीक है, या मान चलिए कि 15 के डेट को मैं जाऊँगा, 15/6 को मैं जाऊँगा, तो मैंने 15/6/2024 डाल दिया, ठीक है। अब आप किस क्लास में जा, भाई इकोनॉमिकल कंडीशन भी तो होता है, तो आप क्लास बताइए किस कैटेगरी में आप जाएंगे, एसी में जाएंगे, थर्ड एसी में जाएंगे, फर्स्ट एसी में जाएंगे। सपोज कीजिए कि मैं थर्ड एसी में जाऊंगा। इतना जानने के बाद आप जब सर्च करते हैं, जब आप सर्च करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। पहले तो आप सर्च करेंगे भाई जो आप ट्रैवल करना चाहते हैं उसकी एप्लीकेशंस फॉर्स अवेलेबल भी है। अगर मान के चलो कि ये होने के बाद, ये इंटर सर्च करने के बाद लिस्ट ऑफ जितने भी ट्रेन्स हैं जो दिल्ली, सोर्स जिसका क्या हो, दिल्ली हो, और डेस्टिनेशन क्या हो, आप देख रहे होंगे सब मैच कर पा रहे होंगे कि ये क्या है, कैसे सोचते हैं चीज़ों को। तो डेस्टिनेशन हो तो सोर्स कहाँ से, जयपुर से दिल्ली तक के लिए जितने भी ट्रेन्स अवेलेबल है, अभी तो वंदे भारत अवेलेबल है ना, वंदे भारत है, फिर डबल डेकर है ना, डबल डेकर इसी के नाम से ही आता है, डबल डेकर है। ऐसे बहुत सारे ट्रेन्स के नाम आपको लिस्ट में आ जाएंगे, जिसके अंदर नीचे में यहाँ पे कैटेगरी आता रहेगा, थर्ड एसी, स्लीपर, नहीं पहले तो स्लीपर रहता है, फिर थर्ड एसी, सेकेंड एसी और फर्स्ट एसी, ऐसे आपको हर चीज़ का दिखाएगा। और आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो उस पर नंबर ऑफ अवेलेबिलिटी दिख गई होगी, है ना। तो ये आपके रिक्वायरमेंट्स, मैं बता रहा हूँ, ये आपके रिक्वायरमेंट्स हो गए कि भाई मुझे ऐसा एप्लीकेशन फॉर द पैसेंजर्स बनाना पड़ेगा, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पैसेंजर्स बनाना पड़ेगा। एक बार जब आपने डिसाइड कर लिया तो उसके बाद यूज़र्स में कितने लोग जाएंगे, कितने पैसेंजर्स जाएंगे, उसके बारे में बताना पड़ेगा। अब जो पैसेंजर्स जाएंगे, मैं बस इसको मोटा मोटी ख़त्म कर रहा हूँ, पैसेंजर्स जाएंगे ताकि हम इस चीज़ों को कोरिलेट कर पाएँ। पैसेंजर्स जितने भी जाएंगे उनके साथ उनकी कितनी टोटल कॉस्टिंग होगी, वो कॉस्टिंग आप कैसे करो, ऑनलाइन, कैसे करो, ऑनलाइन आप चाहे क्रेडिट कार्ड से करो या फिर डेबिट कार्ड से करो या फिर QR कोड से करो, तो ऑनलाइन पेमेंट करो। और ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद आपको एक PDF फाइल या फिर इमेज फाइल या जैसे भी फाइल में चाहिएगा वो टिकट बनकर आपके हाथ में आ जाता है। ये समझ में आया कि मैं एज अ नॉर्मल पर्सन जब मैं परेशान था अपने एक्स्ट्रा टाइम वेस्टेज को लेकर के, तो मैंने बोला कि क्या हम इसको कंप्यूटर में डिस्कस कर सकते हैं, क्या कंप्यूटर में इसको इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये जो थॉट एक्सप्रेशन है, अब ये कैसे करेंगे नहीं करेंगे ये मुझे नहीं पता है। मैंने एक थॉट एक्सप्रेशन दिया कि मुझे अगर सॉफ्टवेयर बनाना है तो इसके कुछ स्टेप्स होंगे, ये अपने मन से नहीं होगा, राइट, ये अपने मन से नहीं होगा। आई विल हैव टू गो सम स्टेजेस, कि सबसे पहले आपने कुछ सोचा, अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं रॉकेट के थ्रू यहाँ से दिल्ली जाऊँगा, मैं यहाँ से रॉकेट लॉन्चर लूँगा, और या फिर ऐसे सोच लेता हूँ कि मैं एक ऐसा बाइक बनाऊँ और बाइक से मैं डायरेक्टली यहाँ से जो हवा में उड़ता हुआ मुझे दिल्ली लेकर के जाए। क्या बात है सर, क्या क्वेश्चन किए हो, मज़ा आ गया सर सुन करके, कि मैं ऐसा बाइक बनाऊँ जो एकदम हवा में ऐसे उड़ते हुए डायरेक्टली मुझे दिल्ली पहुँचा दे। सोच तो बहुत अच्छा है, बट क्या अभी ये फिजिबल है क्या?
अभी क्या ये फिजिबल है, क्या मुझे ऐसा ट्रैक बना करके कोई ऊपर में दिया गया है जिस पे वो, चलो बाइक आपने बना लिया उड़ने वाला, ठीक है, हाइड्रोजन, बस सोचने की बात है, बहुत पीछे की। अब मैं ठीक है सर, मुझे यहाँ से डायरेक्ट दिल्ली जाना है, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक ऐसा बाइक हो जो सीधा यहाँ से उड़े और सीधा दिल्ली में जाके गिरे। ऐसा पॉसिबल है क्या सर? मुझे अकेले को जाना है, या मुझे ऐसा कार बना के, मुझे ऐसा ट्रेन बना करके दे दो जो बिल्कुल उड़ता हुआ वहाँ पे पहुँच जाए। भाई ये सोचने के लिए टेक्निकल फिजिबिलिटी इसी को बोलते हैं। फिजिबिलिटी मतलब पॉसिबल है भी या नहीं है। अब ट्रेन हवा में उड़ाने के लिए भाई हमको बहुत सारी चीज़ें चाहिए होंगी, समझ में आ रहा है? या बाइक, चलो ट्रेन छोड़ो हटाओ, बाइक को उड़ाने के लिए हमें कुछ ऐसा प्रोसेस मैकेनिज्म होगा। फिर भैया वो चलेगा तो एक पर्टिकुलर लाइन में, वरना आप उधर से आ रहे सामने से उतनी स्पीड से आ रहा तो बस हवा में चले जाएंगे हम लोग, है ना, हवा में उड़ते हुए हवा में ही रह जाएंगे अपने। तो कुल मिलाकर के किसी भी चीज़, कोई भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए हमें कई स्टेजेस से गुजरना होता है। तो अब मैं ज़्यादा रुकूंगा नहीं, मैं बस स्टेजेस बताता हूँ कि आज सॉफ्टवेयर डेवलपर क्या करेंगे। सबसे पहले जैसे टिकट काउंटर, मैंने सबसे पहले कैसे सोचा, मैंने सोचा क्या ये फिजिबल है। सबसे पहले फिजिबिलिटी किसके आधार पर देखते हैं? देखो सबसे पहले हम टेक्नोलॉजी के आधार पर देखते हैं कि क्या मेरे पास कंप्यूटर में ऐसा चीज़ अवेलेबल है जिससे हम वहाँ इम्प्लीमेंट कर सकें। पहली बात तो मेरे पास कंप्यूटर अवेलेबल है कि नहीं ये बताइए। हाँ, तो कंप्यूटर अवेलेबल, क्या कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पावर इतनी अच्छी है कि मैं उसमें सॉफ्टवेयर डाल सकूं? हाँ सर, मेरे पास 4 GB रैम है या 2 GB रैम है या 1 GB रैम है। आज से 20 साल पहले सोचते तो हमारा कंप्यूटर इतना फास्ट नहीं हुआ करता था, ना मेरे पास इंटरनेट का इतना स्पीड हुआ करता था, तो भैया वो फिजिबल नहीं था। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं कि टेक्निकली जो चीज़ हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं एज ए सॉफ्टवेयर का है, कंप्यूटर के अंदर है, तो कंप्यूटर की इतनी स्पीड भी होनी चाहिए ना कि जो आप आज से 20 साल पहले सोचते हैं कि भैया मेरा इंटरनेट जो है वो 100 Mbps की स्पीड से चले, तो पॉसिबल था क्या भाई? एक पॉइंट उसमें आया ही 1G था, 2G, फ़ोन का टावर लेकर के तो दौड़ते थे कि भैया फ़ोन आया है, आवाज़ कट रहा है, रुको रुको रुको, हम सिग्नल के पास जाते हैं या टावर के पास जाते हैं या छत पे जाते हैं, वहाँ से टावर क्लियर आएगा। उस स्थिति में बोलते कि भाई रिजर्वेशन सिस्टम बनाओ, तो पॉसिबल था क्या? पॉसिबल नहीं था, है ना। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एकदम समझेंगे, फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं किसी भी चीज़ की होने की गुंजाइश है कि नहीं। जैसे अगर आप पीजीटी क्लासेस को क्वालिफाई करना चाहते हैं या पीजीटी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो पहला रिक्वायरमेंट क्या है? सबसे पहला रिक्वायरमेंट क्या है? अब कोई भी बच्चा बोलेगा मैं 12th किया हुआ मैं पीजीटी कर लूँगा, पॉसिबल है क्या? भाई सबसे पहले आपको मिनिमम 55%, अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं, सॉरी अगर नॉर्मल कैटेगरी में है तो मिनिमम को 60% या 55% इन मास्टर्स डिग्री तो चाहिए। भाई मास्टर होना सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले फिजिबिलिटी भी देखते हैं, जिसको क्राइटेरिया बोलते हैं, जिसको मिनिमम एलिजिबिलिटी बोलते हैं। तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, फिजिबिलिटी, कि भाई वो चीज़ें पॉसिबल है या नहीं है। हाँ सर ये पॉसिबल था, क्योंकि अब मेरे पास कंप्यूटर में इतनी स्पीड है, मोबाइल हमारे पास टच स्क्रीन आ गया है, तो हम ये सोच सकते हैं ये फिजिबल है। फिजिबल है तो उसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी? तो पहला चीज़ तो ये चाहिए। और फिर रिक्वायरमेंट एनालिसिस, भाई आपने चलो ठीक है ये टेक्निकली फिजिबल है, पैसे मेरे पास इतने अवेलेबल हैं कि मैं 10-15 स्टाफ को रख करके एक सॉफ्टवेयर डेवलप करा सकता हूँ। ऐसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर को, मतलब TCS ऐसे आज मेरे जैसे लगभग 3 या 4 लाख लोगों को हायर कर ली है और उसके हिसाब से वो सॉफ्टवेयर डेवलप करा रही है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो बहुत अच्छी बात है, मैंने फिजिबिलिटी स्टडी कर दी। अब उसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या होगी, तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस होगी कि भाई उसकी रिक्वायरमेंट, तो सबसे पहले तो मुझे डेटाबेस है कि दुनिया में, पूरे इंडिया में जितने भी ट्रेन चल रहे हैं वो कितने बजे से कितने बजे, ये सोर्स उसका क्या है, डेस्टिनेशन क्या, और उसका भाया पाथ क्या क्या रहता है वो मुझे बताओ। तो ठीक है, मैंने उसका पुस्तिका मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल था, मैंने वो दे दिया उनको, चलो ये रिक्वायरमेंट। दूसरा, कस्टमर को क्या क्या चीज़ फिल करना चाहिए, तो कस्टमर को भाई सबसे पहले तो उसको सोर्स डेस्टिनेशन में और डेट के हिसाब से उसको ट्रेन की अवेलेबिलिटी बना करके दो। अगर उसको अवेलेबिलिटी में मिल जाता है टिकट, अब कितने दिन पहले, तो अपने यहाँ पे 3 महीने पहले आप टिकट जो है वो पर्टिकुलर ट्रेन के लिए ओपन हो जाता है, एक्सेप्शनल केसेस को छोड़ करके, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, बस उस डेट के हिसाब से जो जो अवेलेबिलिटी दिखता जाता है उसके हिसाब से आप देखना शुरू कर देते हैं। अब जिसमें मुझे अवेलेबल टिकट मिल गया, हम क्या करते हैं, उस पर क्लिक करके आगे प्रोसेस करते हैं, तो वो किसी और पेज पे जाता है, वहाँ पर आपको नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स ऐड न्यू करके देता है कि भाई कितने पैसेंजर है, सबको आप ऐड कर लो।
ऐड करने के बाद आपने पैसेंजर्स ऐड कर लिया, ऐड करने के बाद आपने जिस क्वालिटी में है उस क्वालिटी में जितने पैसेंजर्स ऐड किए, अभी वो सिक्योरिटी बेसिस पे कुछ कुछ चीज़ें और भी अपग्रेडेशंस ऐसे वगैरह डाल देते कि मान चलो कि किसी अच्छे बॉगी मैं स्लीपर में जाने के लिए गया, अब मान के चला कि थर्ड एसी खाली रह गया, तो भाई वो तो जाएगा ही जाएगा, क्यों ना हम स्लीपर वाले लोगों को उसी कॉस्ट में थोड़ा एसी का मजा दे दें। तो ये ऑटो अपग्रेडेशन मैंने डाल दिया। जब ये सारी प्रोसेसिंग हो गई तो हम इसको फिर से किसी और पेज पे डालते हैं जिसको मर्चेंट बोलते हैं, जहाँ पे आपका एक्चुअली पेमेंट कटता है, तो फिर वो मैंने उस पर डाल दिया। फिर फाइनली आपका पेमेंट होने के बाद एक टिकट सक्सेसफुली जैसे ही मैसेज आता है और एक फिर PDF फाइल बनता है, आपका पोजीशन और ट्रेन की एबिलिटी के हिसाब से आपका सीट नंबर बता दिया जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस को अपने एक साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइकिल। जिसमें पहला स्टेज क्या हुआ? फिजिबिलिटी स्टडी। दूसरा स्टेज क्या हुआ? सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एनालिसिस, कि भाई क्या क्या चीज़ मुझे चाहिए। उसके बाद मैंने ये फॉर्म डिज़ाइन किए, मैंने स्टेट वाइज फॉर्म डिज़ाइन किए। क्या किए? डिज़ाइन क्या किया। अच्छा, फॉर्म कैसा दिखना चाहिए, पैसेंजर का लिस्ट हम कैसे ऐड करेंगे, फिर उसके बाद उसका क्या नाम है, पेमेंट कैसे होगा, पेमेंट के लिए उसको कितने ऑप्शंस देंगे, उस ऑप्शंस में से कस्टमर कैसे सेलेक्ट करेगा, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, UPI है, उसके हिसाब से उसको पेमेंट भी वहाँ पे दिखता रहना चाहिए। फिर हम आगे बढ़े थोड़ा सा कि अब ये तो ठीक है, हमने डिज़ाइन तो कर लिया, भाई फॉर्म का डिज़ाइन कैसा, फिर क्या चाहिए, अब कोडर भी तो चाहिए। मुझ जैसे बीटेक या फिर MCA, आप में से कुछ बहुत अच्छे प्रोग्रामर्स होंगे, इनको कुछ प्रोग्राम्स कोड करके तो चाहिए होंगे। अरे कोडर तो चाहिए होंगे ना, जो इसको इम्प्लीमेंट करे कि फॉर्म कैसे बनाएं, उसका वैल्यू कैसे हम डेटा से ट्रांजैक्ट करें, डेटाबेस रेलवे सिस्टम के डेटाबेस से कैसे कनेक्ट करें, वहाँ से डेटा किस तरह से फैच करें जो इसे ऑर्गेनाइज्ड वे में हमारे कस्टमर्स को दिख जाए या हमारे पैसेंजर्स को दिखे, फिर डेटा की एंट्री कैसे करें, पेमेंट करते समय एक टाइम में उसके ज़्यादा पैसा ना कटे, और कटने का अगर वो फेल होता है ट्रांजेक्शन, तुरंत पैसे उसके अकाउंट में वापस आने चाहिए। ये सब डेवलप करने के लिए हमें क्या चाहिए? कोडर चाहिए। तो कोडिंग सेक्शन होगा। कोड करने के बाद काम खत्म थोड़ी हो जाता है, कभी कभी देखेंगे वक्त के साथ चीज़ें बदलते हैं। मान चलिए कि कोई नया ट्रेन आ गया उसी सोर्स टू डेस्टिनेशन में, जैसे अभी वंदे भारत नहीं था 1 साल पहले, वंदे भारत मोदी जी ने चला दिया, तो अब वंदे भारत ट्रेन भी तो उसमें चाहिए। तो फिर ये अपडेट मतलब क्या, अब मेंटेनेंस भी करते रहना होगा कि कभी कोई एरर आ गया, कभी कोई नया ट्रेन की कैपेबिलिटी आ गई, या पैसेंजर्स में कुछ और टाइप के पैसेंजर्स ऐड करने पड़ रहे हैं। मान चलो अभी सीनियर सिटीजन को हटा दिया और सीनियर सिटीजन अभी फिर ऐड करना पड़ रहा है, या कोई एक बैंकिंग सिस्टम को ऐड, मतलब बहुत सारे ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं मेंटेनेंस। इसको क्या बोलते हैं? मेंटेनेंस। ठीक है। और लास्ट स्टेज में आता है, जब एक बार मेंटेनेंस आ जाता है तो इसको कंटिन्यूसली हम इसको लास्ट स्टेज में ही मेंटेन, और मेंटेनेंस भी कई तरह से होते हैं, कुछ करेक्टिव्स होते हैं, ठीक है, कुछ परफेक्टिव होते हैं, कुछ एडेप्टिव्स होते हैं, ये हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। और ये ऑलमोस्ट आपको ये अभी तो आपको सिंपली लाइफ साइकिल मॉडल पढ़ करके चीज़ें खत्म करने को बोली है, लेकिन मेरे दृष्टिकोण से ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो मैंने आपको जो अभी टिकटिंग सिस्टम के आधार पर, कैसे टिकटिंग सिस्टम के आधार पे कि टिकट रिजर्वेशन कैसे करते हैं, उसके आधार पे मैं फिर से बोल रहा हूँ, एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर, ऐसे एज ए पर्सन सोचेंगे, एज ए इंडिविजुअल मैं घर से निकला, इतनी गर्मी और धूप में, बारिश हो गई तो और परेशानी है, और वहाँ अगर लंबी लाइन लगी है तो और भी माथा का टेंशन है कि भाई इतना लंबा वो, भैया जल्दी जल्दी टिकट कटाइए, ऐसे बोलते हैं, भैया जल्दी जल्दी कीजिए, क्यों करते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, हमारा समय वेस्ट हो रहा होता है, इतना हम कोई और काम कर सकते थे। तो हमने क्या किया, आपकी ज़िंदगी को आसान करने के लिए जो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में हो सकता था, जो एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करके दे रहे थे, उसका डेटा कहीं ना कहीं एंट्री होता था, उस डेटा को एंट्री करके वो टिकट वाला देखता था कि किस किस ट्रेन में अवेलेबल है, तो उसके ट्रेन की एंट्रीज हमने देख ली, और वो देखने के बाद फाइनली आपसे पैसे अमाउंट बोलता है, वो अमाउंट आप देते हैं, अगर 1-2 रुपये भी कम हुआ तो उसमें भी वो परेशान करेगा आपको, नहीं भैया 532 रुपये हुए, भैया 530 रुपये ही हैं, नहीं 2 रुपये तो चेंज ला के दीजिए, हमारे पास चेंज अवेलेबल नहीं है। ऐसे भी कई बार होता है, मैं तो ये सब चीज़ें देख चुका हूँ। और पीछे से कोई उसका जान पहचान वाला अंदर से आ गया, अरे भैया ये भैया 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 करते रहते, भैया हमारा लेट ट्रेन छूट जाएगा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आएगा अंदर में अपने से टिकट देख करके और अपना टिकट, वो अंदर वाला भाई साहब का टिकट कटा रहा होता है। तो बहुत सारी परेशानियों से हम एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपको मुक्त कर चुके हैं। और कैसे किया, स्टेजेस देखेंगे, ये स्टेजेस मुझे इसरो इंटरव्यू में भी पूछे गए हैं, इसको आप हल्के में ना लें, ये इसरो के इंटरव्यू में मुझसे पूछा गया। और ये जो मैंने कहानी बताई, ये कहानी नहीं है, याद करने का एक तरीका है कि सबसे पहले आप कुछ ऐसा मैकेनिज्म जो कंप्यूटर सिस्टम में देखेंगे, आज से 20 या 25 साल पहले ना तो मेरे पास इतना डेवलप्ड कंप्यूटर था, है ना, 20 साल पहले मैंने
आप 4 की बात मैं कर रहा हूँ, आज से 20 साल पहले 2004 में भैया इतने फास्ट कंप्यूटर, मेरे खुद के कंप्यूटर का जो स्पीड था वो 4 GB रैम था, और जो इसकी स्पीडिटी थी वहाँ पे मुझे 1 MBPS 2 MBPS मिलता था। तो टिकट, और उसमें 10 लोग और भी लगे हुए रहते थे। हम इंडिया में रह रहे हैं भाई, अमेरिका में नहीं है अभी। तो उस समय की मैं बात कर रहा हूँ, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। तो हम लोग क्या करते थे, जब चूँकि मैं एक साउथ इंडिया मतलब केरला से पढ़ा हुआ हूँ, तो केरला में स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग क्यूसैट एकमात्र वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज थी। तो हमें गर्मी की छुट्टी में जब टिकट बनाना होता था तो कितने 1 या 1.5 महीने पहले हम सभी एर्नाकुलम स्टेशन पे पहुंच जाते थे। मतलब सोचो कि पूरी कॉलेज एक साथ जाती थी, और हमें वेटिंग लिस्ट जब तक पहुंचते तब तक हमारी वेटिंग लिस्ट 30, 32, 35 हो जाती थी, और पूरे टाइम मनाते रहते यार हमारा वेटिंग कंफर्म हो जाए, हमारा वेटिंग कंफर्म हो जाए। एक बार ऑर्डर निकला कि भाई इस डेट से इस एग्जाम शेड्यूल हुआ, एग्जाम शेड्यूल की तो बात की बात है, एग्जाम खत्म हुआ और हम सब मतलब एग्जाम खत्म नहीं, एग्जाम का शेड्यूल निकला और हम सब दौड़ते थे कि भैया पहले टिकट ले लो, क्योंकि हॉस्टल बंद, लॉज बंद, कुकिंग और फूडिंग बंद, बाहर ज़्यादा खा नहीं सकते हैं क्योंकि भैया वहाँ पे अलग ही दुनिया चलती। तो उसमें हम लोग नारियल के तेल में खाना खाते थे। अभी तो बहुत डेवलप हो गया, अभी तो मेरी सिस्टर पढ़ रही थी, तो इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट। मैं गया, मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, सामने वाला हिंदी में बोला, मैं बोल रहा हूँ ये क्या हो, मैं कौन से देश में आ गया भाई, ये वही केरल है क्या? कोचिन यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, वहाँ भी मेरी जस्ट सिस्टर सिविल इंजीनियरिंग कर, इट इज़ समवेयर इक्विवेलेंट टू IIT चेन्नई, चूँकि इनके सारे सिलेबसेस उसी से मैच करते हैं। तो मतलब इट वॉज वेरी डिफरेंट प्लेस। तो मैं वही बता रहा हूँ कि जो आप कोई चीज़ देख रही हो, अब आज की ज़िंदगी क्या हो गई, घर यहाँ से बैठ करके मैंने अपनी सिस्टर के लिए सारे टिकट बना दिए। उसको बस इतना पूछा कि तुम्हें किस ट्रेन में जाना हो, तो भैया मुझे पटना एर्नाकुलम, हमारे टाइम में भी चलता था, आज भी चल रहा है, पटना एर्नाकुलम जो ट्रेन है जो डायरेक्ट पटना से खुलती है और एर्नाकुलम रेलवे स्टेशन तक जाती है, वो ट्रेन में टिकट चाहिए। बस मैंने बोला तुम अपना बस आधार कार्ड भेजो, मैंने उसे टिकट बना के भेज दिया, आने का भी और जाने का भी। तो ये क्यों हो पाया? क्योंकि हमने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को कुछ स्टेजेस में बांट दिए। सबसे पहला चीज़ क्या बांटा उसमें, फिजिबिलिटी एनालिसिस, जो कि आज से 20 या 25 साल पहले नहीं हुआ करती थी। हमारे पास ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं था, अब ये अवेलेबल है। हमारे पास इंटरनेट इतनी स्पीड में है कि हम विद इन 5 to 10 मिनट्स में टिकट काट करके फ्री हो जाते हैं। भले वो हमसे 30 रुपये एक्स्ट्रा ले लेता है, लेकिन हमें ना तो किसी लाइन में जाना पड़ता है, ना हमें किसी, अगर अपने पापा मम्मी भाई बच्चे किसके, एक छोटे से बच्चे के लिए अगर 10th क्लास का बच्चा, उसके लिए भी अगर टिकट काटनी है तो हम आराम से अपने बैठ करके घर में कट कर लेते हैं। इवन हम लोग लंच आवर या घूमते फिरते भी टिकट कटिंग कर लेते हैं ना, खुद से देख लेते हैं कि भाई इसमें कितना सीट है। तो इसमें रिक्वायरमेंट एनालिसिस हो गया, दो चीज़ हो गए, रिक्वायरमेंट एनालिसिस और फिजिबिलिटी। पहला फिजिबिलिटी स्टडी, ये पूछते हैं सीक्वेंस में याद रखेंगे। उसका क्या करेंगे, डिज़ाइन करेंगे। उसका क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं। डिज़ाइन करने के बाद क्या करेंगे, आपने एक बार डिज़ाइन कर लिया, डिज़ाइन करने के बाद क्या करेंगे आप, कि भैया उसको कोड भी तो करना पड़ेगा। अब कोडिंग के दो पार्ट हो जाते हैं, जो कोड बनाएगा उसको, जैसे मैं अगर 20 लोग मिलकर के किसी एक पर्टिकुलर IRCTC के सिस्टम को डेवलप कर रहा हूँ, या मैं 4G CSGB के CSFB सर्किट स्विच फॉलबैक के कोडिंग के 4G के टेक्नोलॉजी को डेवलप करा, तो अकेला थोड़ी कर पाऊंगा भाई। 20-25 हमारे मॉड्यूल में हमारे पास 4 अलग अलग थे, और उसमें से 20-20, 25-25 स्टाफ 100 लोगों की एक टीम तो हमारे यहाँ थी और कनाडा में अलग से थी, है ना, ऑन साइट पे अलग से हमारी टीम हुआ करती थी। तो हम उन सब टीम मिलकर के बैठ के काम किया करते थे। तो मेरे जो कोड थे वो मैं खुद रन कराऊंगा ना। तो हम लोग एजाइल मॉडल, अब एक मॉडल आया है ना, हम लोग जस्ट ब्रेक के बाद उन्हीं सारे मॉडल्स की बात करेंगे। तो हम मॉडल्स को पढ़ते हैं, हम क्या करते हैं, मॉडल्स। तो सबसे पहले किसी भी मॉडल में ये कुछ स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला फिजिबिलिटी स्टडी, दूसरा सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एनालिसिस, की जो जो चीज़ें मुझे चाहिए वो अवेलेबल। तो भाई मैंने आपको इंटरनेट अवेलेबल करा दिया, मैंने आपको कंप्यूटर अवेलेबल करा दिया, ये दो चीज़ें तो आपको मिल गई। तीसरा क्या चाहिए भैया, डिज़ाइन की, कैसा डिज़ाइन साइट का दिखना चाहिए, हर बार पेजेस कैसे कैसे दिखने चाहिए, किस पेज में क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट्स रहेंगी और उसकी क्या क्या एंट्रीज करवानी है। तो डिज़ाइन मैंने कर लिया। अब डिज़ाइन करने के लिए मुझे एक कोडर चाहिए इसको करने के लिए। तो एक तो यूनिट टेस्टिंग करेगा, कोडिंग का क्या करेगा, टेस्टिंग करेगा। तो टेस्टिंग भी दो तरीके से होती है, एक इंटीग्रेशन टेस्टिंग, अभी पढ़ेंगे, अभी बहुत अल्फा बीटा और एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, है ना। फिर और भी बहुत सारे टेस्टिंग्स होते हैं, स्ट्रेस रिग्रेसिंग टेस्टिंग, ये सब हम पढ़ेंगे, है ना। ओके, इसके बाद जब आपने टेस्टिंग करे तो लास्ट में क्या होता है, मेंटेनेंस फेज। अब एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ करके हम लोग तुरंत स्लाइड्स की तरफ जाएंगे। बहुत बहुत प्यारा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको क्या लगता है कि जो मैंने स्टेजेस बताया सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, अगर मैं इसको लिखूँ तो सॉफ्टवेयर डेवलपर के तौर पर, मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर के तौर पर, क्या है, सॉफ्टवेयर
अब क्या है सॉफ्टवेयर, मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फेज की मैं बात करूं, क्या है डेवलपमेंट फेज की मैं बात करूं, डेवलपमेंट फेज की मैं अगर बात करता हूं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और फेजेस की मैं बात करता हूं, तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने बताया कि सबसे पहला काम आपका क्या होता है, द वेरी फर्स्ट वर्क दैट यू हैव टू डू इज क्या है फिजिबिलिटी स्टडी। कोई चीज़ अवेलेबल होगा या नहीं, हम इसको फिजिबल है या नहीं। अभी मैंने बोला कि मैं हवा में उड़ने वाला बाइक बनाऊंगा, हो सकता है आज ये फिजिबल नहीं है, लेकिन आज से 20 साल बाद मेरे बच्चे या आपके बच्चे जब वो सोच रहे होंगे तो हो सकता है, क्योंकि हम जब ड्रोन उड़ा रहे हैं तो ड्रोन जब उड़ा ही रहे हैं तो एक आदमी को रख के उड़ाना है, यही तो है टेक्नोलॉजी। तो हो सकता है 20 साल बाद ये फिजिबल हो जाए। तो खैर अभी लेकिन ये टेक्निकली फिजिबल नहीं है, ना हमारे पास ऐसे कोई गाइडलाइंस हैं। तो पहला क्या काम है फिजिबिलिटी स्टडी। समझ में आया क्या? बिल्कुल समझ में आ गया हो कि सर फिजिबिलिटी स्टडी मतलब ये पॉसिबल भी है या नहीं। जैसे सर पीजीटी का फॉर्म भरना है तो भैया पॉसिबल है, पीजीटी आप पहले कम से कम मास्टर्स क्वालिफाइड हो। हाँ सर क्वालिफाइड है, तो आप फिजिबल, आप जो है एलिजिबल हो, इसी को वर्ड क्या बोलते हैं, एलिजिबल हो। फिजिबिलिटी स्टडी के बाद क्या करते हैं, दूसरा स्टेज जो आता है, भाई इसके लिए क्या क्या चीज़ चाहिए। तो भाई अब मास्टर्स हो जाने से काम थोड़ा, आप 30-40% से मास्टर्स होंगे तो थोड़ी हो जाएंगे आप, नहीं। या मेरे पास अगर कम से कम 10 MBPS का स्पीड नहीं होगा या 1 MBPS का स्पीड नहीं होगा डेटा में तो हम सब कुछ डेवलप कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। तो दूसरा स्टेज क्या हो जाता है फिजिबिलिटी स्टडी के बाद, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, कि भाई मुझे जो जो चीज़ें उनके लिए चाहिए वो आपने रिक्वायरमेंट एनालिसिस, क्या आपने वो चीज़ें अवेलेबल की, एनालिसिस, इसको क्या बोलते हैं सॉफ्टवेयर। तो फिजिबिलिटी स्टडी के बाद आता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस, कि क्या क्या चीज़ें मुझे चाहिए वो बताइए। एक बार जब मैंने उसे बता दिया तो थर्ड स्टेज में क्या आ जाता है, डिज़ाइन, कि भाई अब सब कुछ मैंने आपको बता दिया, अब इसके भी डिज़ाइन। अब ये क्या कहलाता है, डिज़ाइन। ये क्या कहलाएगा, डिज़ाइन। डिज़ाइन करने के बाद आप क्या करेंगे, कोडिंग करेंगे। अब आपको मैंने डिज़ाइन दे दिया कि फॉर्म ऐसा होना चाहिए, आप अपने हिसाब से उसकी कोडिंग का फॉर्मेलिटी स्टार्ट कीजिए। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, कोडिंग। फिर क्या करते हैं, कोडिंग। और कोडिंग करने के बाद क्या, आपने जो कोड लिखा है वो सही है कि नहीं, वर्क भी कर रहा है या नहीं, तो वो देखेंगे ना। तो इसको क्या बोलते हैं अपने, टेस्टिंग। इसको क्या बोलते हैं, टेस्टिंग। इसको क्या बोल देते हैं, टेस्टिंग। आपने जो कोड लिखा है उसको आप ट्राई तो करोगे ना कि ये वर्क भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि बस ऐसे ले करके बैठ गए, अक्सर ये काम कर रहा है कि नहीं, वो भी तो बताएंगे ना। तो ये क्या हो गया, टेस्टिंग। और टेस्टिंग के बाद जो लास्ट स्टेज आता है, विच इज़ द मोस्ट वाइटल स्टेज, इज कॉल्ड एज अ मेंटेनेंस। क्या कहलाता है, मेंटेनेंस। क्या कहलाता है ये, मेंटेनेंस। तो अगर आप देखेंगे तो मैं इसे दो पार्ट में एक्चुअली लोग डिवाइड करते हैं। एक तो बोलते हैं डेवलपमेंट फेज, है ना, इसको दो पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं। क्या है, यहाँ से आपका डेवलपमेंट फेज स्टार्ट होता है। ये क्या है, डेवलपमेंट। आप जब से कोडिंग करना शुरू करते हैं, इसलिए सॉफ्टवेयर डेवलपर बोलते हैं। इसलिए क्या बोलते हैं हम लोग, सॉफ्टवेयर, क्योंकि डेवलपमेंट फेज आपको कोडिंग से स्टार्ट होता है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर। सिस्टम इंजीनियर क्यों बोलते हैं, क्योंकि मोटा मोटी सबसे बड़े लेवल पे जो आता है उसको सिस्टम इंजीनियर डेजिग्नेशन दे देते हैं। अब सिस्टम इंजीनियर में बहुत सारी चीज़ें आते हैं, ठीक है। तो ये होता है डेवलपमेंट फेज। तो कोडिंग, यूनिट टेस्टिंग और मेंटेनेंस। अगर इसमें से पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा एफर्ट इस पूरे 5 कितने फेज है, 6 फेजेस में, इस 6 में से सबसे टफ फेज कौन होता है, सबसे ज़्यादा एफर्ट किस में लगता है, तो याद रखेंगे सबसे ज़्यादा एफर्ट जो होता है वो मेंटेनेंस में लगता है। एफर्ट किस में लगता है, मेंटेनेंस में। मेंटेनेंस मतलब सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस में मुझे MATI मेंटेनेंस में सबसे ज़्यादा मेरे पास एफर्ट, मतलब जितना टोटल कॉस्ट लगता है उसमें 60% कॉस्ट जो है, 60% एफर्ट जो है वो कहाँ लगता है, 60% एफर्ट लगता है अपने को मेंटेनेंस वाले फेज में। किस वाले फेज में, मेंटेनेंस वाले फेज में। और इन सारे फेज में डेवलपमेंट फेज में सबसे ज़्यादा एफर्ट किस में लगता है, कोई बता सकता है क्या, कोडिंग में ना भाई, कोडिंग इज ओनली द 10% ऑफ योर टोटल एफर्ट। अगर आपके पास लॉजिक अवेलेबल है तो कोडिंग सिंपली 10% एफर्ट है। तो ये जो आपका टोटल एफर्ट है ना, इसमें टेस्टिंग सबसे क्रूशियल होता है। आपकी टेस्टिंग जितनी अच्छी होगी आपकी को सॉफ्टवेयर उतना ही अच्छा होगा। तो डेवलपमेंट फेज में सबसे क्रूशियल क्या होता है, टेस्टिंग। सबसे ज़्यादा एफर्ट कौन लेता है,
टेस्टिंग इज द मोस्ट एफर्टेड वर्क, टेस्टिंग इज द मोस्ट एफर्ट स्टेटस होता है। उम्मीद करता हूं कि आप अब इन चीज़ों को प्रॉपरली समझ गए होंगे। मैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपको इस चीज़ों को एनालाइज करके बता दिया विथ एन एग्जाम्पल कि टिकट रिजर्वेशंस कैसे किया जाता है, हम कैसे फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं, किस तरह से हमारा रिक्वायरमेंट एनालिसिस होता है, ये डिज़ाइन होता है, कोडिंग होता है, टेस्टिंग होता है और फिर उसका हम मेंटेनेंस करते हैं। ट्रस्ट मी इन रियल लाइफ ऑल्सो, चाहे वो आप बिजनेस कर रहे हों या दुनिया का कोई भी चीज़ आप स्टार्टअप कर रहे हों, आपको सबसे पहले इन सारे स्टेजेस से गुजर के ही इस पर्टिकुलर और सबसे जो मेहनत होते हैं, आप टॉप पे पहुंच जाना आसान है। मैंने अक्सर एक डायलॉग मैंने सुना है टॉप पे पहुंच जाना बहुत आसान होता है लेकिन टॉप पे बने रहना बहुत टफ काम है। एंड आई रियली रेस्पेक्ट सचिन तेंदुलकर भैया, आप 1 सेंचुरी लगा रहे हैं, 2 सेंचुरी ठीक है, लेकिन पूरे लाइफ टाइम में आपने कंटिन्यू सेंचुरी लगाया, तो मेंटेन करना अपने खुद के डिग्निटी, अपने परफॉर्मेंस को इज़ द टफेस्ट टास्क। और इसीलिए इसे याद भी रह जाएगा कि आप टॉप, इसे याद रखें। मेंटेनेंस क्यों सबसे ज़्यादा लेता है कि आप अपने स्टेट को मेंटेन करना, कि आपने बहुत, आज रितेश सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, आज से 10 साल बाद भी क्या रितेश सर इसको अपग्रेड करके ऐसे ही पढ़ा पाएंगे क्या मैं तब भी एज अ टॉप फैकल्टी रह पाऊंगा क्या इन कंप्यूटर साइंस? देन आई कैन से। और इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? हर साल अपने को अपडेट करना। जो आज मुझसे पढ़ रहे हैं, आज से अगले साल आपको बिल्कुल अलग लेवल में दिखाई देगा, फिर उसके अगले लेवल में, क्योंकि आज मैंने एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, मैंने अब उसको अगली बार जब पढ़ाऊंगा और डीप में एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर कि भाई मैंने एग्जैक्टली कैसे काम किया था वहाँ पे, ये बताऊंगा। तो क्या होगा, चीज़ें धीरे धीरे करके, मैं अपना खुद का सॉफ्टवेयर डेवलपर कर रहा हूँ तो मैं अगली बार एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम या एंड्रॉयड कोई डेवलपर में, जैसे मैंने खुद के कोची नेविगेटर एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया हुआ था, मतलब कोचिंग यूनिवर्सिटी में था, तो पूरे केरला यूनिवर्सिटी को, पूरे केरला में कोई भी पर्सन किस तरह से मूव करेंगे, कोई भी अगर टूरिस्ट जाते हैं किस तरह से वो बस लेंगे, कहाँ से कहाँ जाने में उसकी कितनी कॉस्टिंग होगी, तो आज से मैंने 15-20 साल पहले किया हुआ था। तो ये होता है, ये इसे कहते हैं मेंटेनेंस, है ना। तो मैंने, आप इंजीनियरिंग या मास्टर्स करने के लिए गया तो फिजिबिलिटी स्टडी मिनिमम मार्क्स आपके पास होने चाहिए। रिक्वायरमेंट, भैया आपको जयपुर में करना, तो जयपुर में आपको कितने रुपए पर मंथ के हिसाब से खर्च लेंगे, ट्यूशन फी कितना है, हॉस्टल फी कितना है, डिज़ाइन, भाई किस तरह के लोग किस एरिया में जाके रहना पड़ेगा, कोडिंग, अब आपने क्लासेस चालू कर दिया तो आपके नोट्स वहाँ रेडी है या नहीं है, टेस्टिंग, आपका एग्जाम और आप उसमें अच्छे नंबर ला रहे हो या नहीं, मेंटेनेंस, क्या आपने एक सेमेस्टर में अगर 90% मार्क्स लाया तो क्या अगले सेमेस्टर में 90% मार्क्स ला करके उसको मेंटेन किए हो या नहीं। इससे डिफाइन करता है कि आप कितने अच्छे स्टूडेंट या कितने अच्छे सॉफ्टवेयर हो। एकदम क्लियर हो गया क्या ये स्टेजेस सबको याद हैं? ये इंटरव्यू में पूछता है, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है, ये एग्जाम में भी पूछा जाएगा, ये एग्जाम में भी पूछा जाएगा। एकदम क्लियर है क्या? एग्जाम्पल टिकट रिजर्वेशन काउंटर से मैंने आज पढ़ाया है। मैं चाहता तो इसको खुद के रिसर्च से भी पढ़ा सकता था, मेरे खुद के प्रोजेक्ट से भी पढ़ा सकता, लेकिन चूंकि टिकट रिजर्वेशन काउंटर बहुत इजी है और आप जिस बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जैसे आप पीजीटी क्वालिफाई करेंगे, स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे, तो उन लोगों को भी आजकल टिकट वगैरह सब कुछ समझ में आता है, तो इसी एग्जाम्पल को लेकर के आप वहाँ भी पढ़ा सकते हैं। तो चलते हैं अब आगे, है ना। अब आते हैं हम स्लाइड्स की तरफ, है ना। कॉन्सेप्ट हमारा रेडी हो गया, तो हम अब जिस मॉडल की तरफ आएंगे उस मॉडल का स्टेजेस हम पहले देखते हैं। हम अभी नाम नहीं लेंगे, हम इसको सेकंड हाफ में देखेंगे। तो मैंने क्या बोला, हमारा अभी इसको नाम नहीं लेंगे, ये कई तरह के मॉडल्स होते हैं। चलिए बोल भी देता हूँ मैं, चूँकि ऊपर में आ गया है वाटरफॉल मॉडल, मैं ये सेकंड पार्ट में स्टार्ट करूँगा। पहले मैं सारे के सारे स्टेजेस को समझा देना चाहता हूँ, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेज पे जाएंगे। ये ऑलमोस्ट हमारे पास 1 घंटे का क्लास होने को जा रहा है, तो हम उसको नेक्स्ट है। तो हमारे पास कई सारे मॉडल्स होते हैं। एक तो आइडियलिस्टिक मॉडल, जैसे OSI मॉडल हमारे नेटवर्किंग में था। कुछ आइडियल मॉडल है कि जो मैंने डेवलप कर दिया वही मॉडल मेरा सही है, वो मॉडल कभी नहीं हिलने वाला है, ठीक है। पहला तो वो होता है, इसको बोलते हैं वाटरफॉल मॉडल। इसको क्लासिकल इसलिए बोलते हैं कि इट इज़ ए स्टैंडर्ड मॉडल, और सारे मॉडल्स इसी से डेवलप किए गए हैं। जैसे OSI मॉडल इज ए स्टैंडर्ड मॉडल, और चाहे अब मैं TCP IP बोलूँ या जितने भी टाइप के मॉडल्स बोलूँ, वो सारे उसी से डेवलप किए गए थे, राइट। अगर आपको याद हो, मैंने उसमें पढ़ाया हुआ था ARPANET, है ना, सभी के सभी याद रखेंगे, CSF नेट, ARPANET, है ना, इंटरनेट, ये सब पढ़ाया हुआ है भाई साहब, है ना। जा करके इसको रिवाइज भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसे ही क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल है। इसके बाद आता है इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल। क्या आता है? इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल। कौन सा है? इटरेटिव, ठीक है भाई, धोखा मत दो। इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल, क्या हो गया इसको, है ना। हम आते हैं इटरेटिव, इसके बाद कौन सा आता है? इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल। इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल के बाद कौन सा आता है? हमारा पास आएगा
क्या नाम है, इवोल्यूशनरी मॉडल, फिर कौन सा आएगा, स्पाइरल मॉडल आएगा। तो यही 4-5 मॉडल आपके टॉपिक में लिखा हुआ है जिसको मैं पढ़ा करके, हालांकि एजाइल मॉडल लिखा है और मैंने जिस मॉडल पे काम किया है CSFB में, ये एजाइल मॉडल ही था। ये CSFB प्रोजेक्ट जो मैंने डेवलप किया है, जो कि आपका एक्सटेंडेड लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन जो था वो एजाइल मॉडल पे ही वर्क करता था। तो ये तो मैं और भी प्यार से पढ़ाता हूँ, ये भी इंटरव्यू में पूछा गया था मुझे, व्हाट डू यू मीन बाय एजाइल मॉडल, है ना। ये एजाइल मॉडल भी मुझसे पूछा गया था इस इंटरव्यू में। तो चलते हैं हम लोग आगे, है ना। तो सबसे पहला मैंने क्या बताया, फिजिबिलिटी स्टडी। अभी मुझे इससे मतलब, मैंने दुनिया के कोई भी प्रोजेक्ट्स के लिए बता रहा हूँ कि ये स्टेजेज हैं। फिजिबिलिटी स्टडी करने के बाद आप किधर चलते हैं, फिजिबिलिटी स्टडी आपने जब कर लिया है तो हम लोग नेक्स्ट स्टेज पे जाते हैं, रिक्वायरमेंट एनालिसिस। कहाँ चलते हैं, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, कि आपको जिस जिस चीज़ की ज़रूरत है उसके बारे में बताएं, उसके बारे में बताएं, जो जो चीज़ की ज़रूरत है आप मुझे उसके बारे में बताएं कि भाई क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी। जैसे अभी एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने की, अच्छा अगर जाएंगे ना IT वालों के पास, तो उनकी तो अलग ही चार्ज में रहते हैं। ये रिक्वायरमेंट एनालिसिस में वो तो ऐसे बोलेंगे, सर मुझे 100 MBPS से तो कम में काम है, मुझे 16 GB का रैम चाहिए। मतलब जो बेस्ट पॉसिबल टेक्नोक्रेट, किसी भी टेक्नोक्रेट से मिलेंगे ना, उसके लैपटॉप, कंप्यूटर्स, मोबाइल इतने हाई प्रोफाइल लगेंगे, तो लगेगा कि भाई रिक्वायरमेंट, ये तो मतलब सीधा का सीधा मतलब उड़ता हुआ जहाज बना ही देगा। खैर ये एक अच्छी चीज़ है, अपडेटेड रहना और नियर बाय द मॉडर्न वर्ल्ड में क्या चल रहा है उसके साथ रहना इज़ वन ऑफ द बेस्ट हैबिट, है ना, बेस्ड ऑन देयर टेक्निकल इकोनॉमिकल कंडीशन। ये बड़ा अलग चीज़ है ना। तो रिक्वायरमेंट अलग अलग हो सकती है। मेरा जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि भाई फिजिबिलिटी स्टडी पहले चेक कर लेंगे क्या ये फिजिबल है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस हम देख लेंगे कि क्या क्या चीज़ रिक्वायरमेंट है। डिज़ाइन चेक कर लेंगे कि भाई क्या क्या चीज़ मुझे उसको करने के लिए चाहिए, वो कैसे डिज़ाइन में होना चाहिए। अगर आपने फॉर्म देखा हो तो वैसा डिज़ाइन ही मुझे ऑलमोस्ट दिखता है अपने वाइल द कंप्यूटिंग सिस्टम में हम जब काम कर रहे हो, तो उनके जितने एट्रीब्यूट्स रहते हैं उतने ही एट्रीब्यूट्स हमें, हालांकि स्टेज वाइज दिखता है। पहले वो ट्रेन सर्च कर देता है और उसके बाद आपकी डेटा एंट्री, और यही चीज़ तो वो भी करता था। टिकट काउंटर वाला क्या करता था, आपके फॉर्म को देख करके पहले वो चेक करता था। चेक क्या करता था, वही देखता था कि कहाँ कहाँ किस किस ट्रेन में ये चीज़ें अवेलेबल है, तो ठीक है। उसके बाद फिर क्या करते हैं, कोडिंग करते हैं। फिर क्या करते हैं, कोडिंग। आपने कोड कर लिया, कोड हो गया, क्या कोड कर लिया, कोड करके आपने इंप्लीमेंट कर दिया, हाँ भाई ऐसा फॉर्म दिखेगा, इसमें एंटर होगा तो उसका इस बेस में डेटाबेस में एंट्री होगा। फिर क्या करेंगे, टेस्टिंग करेंगे और मेंटेनेंस करेंगे। तो क्या ये आपको याद हो गया मेरे एग्जांपल से, क्या ये आपको याद हो गया, याद कर लेंगे। अगर कहीं से दिखा, मैंने कहानी के तौर पे, बिल्कुल कहानी, भैया पहले वो फिजिबल है या नहीं, रिक्वायरमेंट। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसी के बेस पे अभी हम सारे के सारे मॉडल्स पढ़ेंगे। तो मैं अभी 1 by 1 सारे के सारे स्टेजेस पढ़ा रहा हूँ। तो रिलेटिव एफर्ट ऑफ द फेजेस मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा कॉस्ट कौन लेता है, मेंटेनेंस लेता है। कौन लेता है, मेंटेनेंस। उसके बाद कौन लेता है, उसके बाद टेस्टिंग लेता है। ऐसे पूछ लेते हैं कि डेवलपमेंट, तो मेंटेनेंस फेज कंज्यूम्स द मैक्सिमम एफर्ट। देखिए रेड में लिखा हुआ। अच्छा ये जो मैंने उठाया हुआ है इसको आप ऐसे नहीं लेंगे, ये मैंने वन ऑफ द बेस्ट बुक, हमारे टाइम में भी राजीव माल चलता था, अभी तो बहुत सारे अच्छे अच्छे बुक आ गए। तो मैं वो एकमात्र राइटर था, क्योंकि हम विदेशी तो हैं नहीं, मुझे और सब राइटर्स के पढ़ने में समझ में नहीं आती, क्योंकि उनके अपने मेथोडोलॉजीज थे। उन्होंने क्या किया था, जो इंडियन वे में हम किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, बेसिकली मॉडल्स को, उसके बारे में तो आई रेफर दैट बुक, है ना। तो फेजेस बिटवीन द फिजिबिलिटी स्टडी एंड टेस्टिंग। तो क्या क्या है, फिजिबिलिटी स्टडी एंड टेस्टिंग इज नोन एज अ डेवलपमेंट स्टेज। कहाँ से, फिजिबिलिटी स्टडी एंड टेस्टिंग के बेस पे हम क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट फेज। फिजिबिलिटी स्टडी एंड टेस्टिंग, तो यहाँ से उठा करके यहाँ तक, हालांकि मैंने यहाँ से बोला था तो कोई नहीं, यहाँ से उठा करके यहाँ तक उठा करके हम बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा क्या लगता है, इसको बोलते हैं डेवलपमेंट फेज। चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डेवलपमेंट फेज कहाँ होता है, फिजिबिलिटी स्टडी से लेकर के, मतलब मैं इसको थोड़ा करेक्ट भी कर दूँ, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे हम लोग यहाँ से डिज़ाइन से मानते हैं, क्योंकि ये दोनों हम लोग कंडीशन समझते ही नहीं। ये तो अगर मैक्सिमम लोगों से पता पूछे तो ये तो पता ही नहीं होता उसको, वो डिज़ाइन से स्टार्ट करते हैं। तो खैर कोई नहीं। तो हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक को क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट फेज, और इसको क्या बोलते हैं, मेंटेनेंस फेज। डेवलपमेंट फेज और इसको क्या बोलेंगे हम, मेंटेनेंस फेज। मतलब, और इसको ये अकेला, तो ये 40% एफर्ट लेता है। ये कितना लेता है, 40%, और ये अकेले का 60% एफर्ट लेता है। और इसमें इस सारे फेजेस में टेस्टिंग जो होता है वो सबसे ज़्यादा मोस्ट एफर्ट वाला है। किस में, डेवलपमेंट फेज में। किस में, डेवलपमेंट फेज में। डेवलपमेंट फेज में सबसे ज़्यादा, ये याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, ये मोस्ट एफर्ट लेता है इन डेवलपमेंट फेजेस। कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। फिर ठीक है, एमंग ऑल द लाइफ साइकिल मॉडल्स, ये एकदम याद रखेंगे, है ना। ये पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव में कि भाई सबसे ज़्यादा मुझे किस में टाइम लगता है। दूसरा,
एमंग द डेवलपमेंट फेजेस टेस्टिंग फेजेस कंज्यूम्स। अब डेवलपमेंट फेजेस कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक मैंने बोला डेवलप, इसमें टेस्टिंग फेज जो है सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूम। ये एकदम याद हो गया क्या? एकदम देखिए कुछ रट्टा नहीं मारना है, जो हम बात करते हैं ना सॉफ्टवेयर, कुछ रट्टा नहीं मारते हैं हम, सिर्फ स्टेज बाय स्टेज स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझते चले जाते हैं, स्टेज बाय स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझते चले जाते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, फिर बोलता है अभी हम इसकी तरफ नहीं दे रहे हैं, अभी हम किसी मॉडल की तरफ नहीं देख रहे, अभी तो मैं बिल्कुल सब सिर्फ समझ रहा हूँ, उसके बाद मैं आऊँगा इसके मॉडल्स पे और एक बार में मॉडल फटाफट सारा चीज़ खत्म हो जाएगा। मोस्ट ऑर्गेनाइजेशंस यूजुअली, है ना, मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन यूजुअली डिफाइन स्टैंडर्ड्स ऑफ आउटपुट, डिलिवरेबल्स, है ना, और एंड ऑफ एवरी फेज। अब ये मैं दो चीज़ें बताना चाहूँगा, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक ही ले लेते हैं ना, ये चीज़ें बताने के बाद हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ये समझते हुए कि कारण है कि अब मैं क्या मॉडल की तरफ ही जाने वाला हूँ, तो हम एक बार मॉडल को डिस्कस कर लेंगे और फिर जब ये पढ़ेंगे तो हमें बड़ा ही ईजिली सारी चीज़ों को समझ में आएगा। तो हम 5 से 10 मिनट का एक ब्रेक लेते हैं, हम टाइप्स ऑफ मॉडल बताएंगे और हर स्टेजेस के क्या इनपुट और क्या आउटपुट होंगे उसके आधार पे हम आगे बढ़ेंगे। तो जैसे मेरे कहने का ये मतलब था, ठीक है, कि आपके ये हम कब समझेंगे कि मेरा ये स्टेज कंप्लीट हो गया, 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 ये स्टेज कंप्लीट हो गया। तो हमारे पास इसके लिए कुछ मेथड, कुछ इनपुट और एग्जिट क्राइटेरिया होते हैं कि भाई फिजिबिलिटी स्टडी मतलब हमने टेक्निकली और इकोनॉमिकली और फिजिकली देख लिया कि वो अवेलेबल है या नहीं है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस, मैंने कस्टमर जिसको चाहिए उस वो जो चीज़ें डिमांड कर रहा है, क्या कॉस्ट के हिसाब, जितना वो मुझे पेमेंट देगा उसके हिसाब से वो फुलफिल हो सकता है या नहीं। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे SRS जैसा एक कुछ वर्ड आएगा, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एनालिसिस जिसको बोलते हैं। फिर डिज़ाइन में आपको डिफरेंट मॉडल्स है, कुछ तो प्रोसीजर ओरिएंटेड डिज़ाइन है, कुछ क्लासिकल मॉडल है, कुछ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल्स हैं। फिर कोडिंग के भी कई सारे तरीके हैं, तो एक तो होता है अप टॉप टू बॉटम, जैसे सी प्रोग्रामिंग यूज़ कर रहे हैं, है ना, टॉप टू बॉटम अप्रोच रहता है। जैसे अगर आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की है तो बॉटम टू टॉप अप्रोच होता है। ये सब है, इसके पास पार्ट्स हैं। फिर आपके टेस्टिंग में क्या होता है, तो जो आउटपुट्स आते हैं अल्फ़ा बीटा टेस्टिंग के आधार पे, क्या वो एक्सेप्टेंस आ रहे हैं नहीं, मतलब कस्टमर को जो चाहिए एग्जैक्टली वो सेम टू सेम मैच कर रहा है या नहीं, और लास्ट में मैच कर गया तो भैया 5 या 10 साल का मेंटेनेंस हम बाय डिफ़ॉल्ट आपको फ्री में दे रहे हैं या नहीं। अगर मान चले कुछ ख़राब हो गया तो फिर क्या करेंगे, तो इस केसेस में हम आपको मेंटेनेंस 5 साल या 10 साल आपको चला करके देंगे, ठीक है। तो हम मिलते हैं 5 से 10 मिनट के बाद विथ ऑल द कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।